हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। ये मैं आपसे जो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हैं उनको मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो उसी में वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग के काम क्या क्या थे, इन्होंने क्या क्या किया था। तो वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेकर 85 तक रहे थे यहाँ पर। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पर लाया था? कलकत्ता। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है कि मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता कौन लाया था राजकोषीय कोषागार को। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी दीवानी अदालतों की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन उठता है कि फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किसने की थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालतों द्वारा निरीक्षित होती थी। किसके द्वारा? सदर निजामत। और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। कौन होता था? कलेक्टर का जो पद था वो बहुत ऊपर होता था और ये मुख्य न्यायाधीश ही होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी हुआ करता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल भी करता था। जो पॉइंट्स महत्वपूर्ण है मैं आपको बताती जा रही हूँ वो ज़रूर आप नोट कर लें, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो देख रहे हो और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना भी की गई थी। कहाँ पर? कलकत्ता में। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता कौंसिल का सभापति और उसी कौंसिल के 2 सदस्य राय नारायण और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। किसकी सलाह से काम करते थे? उसी कौंसिल के 2 सदस्य हुआ करते थे, राय नारायण और मुख्य कानूनगो की सलाह से ये काम किया करते थे, मतलब न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से भी न्याय किया करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। तो आपको यहाँ से एक चीज़ याद रखनी है कि जिले की जो दीवानी और फौजदारी अदालतें थी, इनकी मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए कहाँ पर जाते थे? सदर अदालतों में भेजे जाते थे। आपको मेन चीज जो क्वेश्चन में प्री में अगर पूछा जाएगा दीवानी और फौजदारी अदालतों के बारे में, तो आपको याद रखना है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इनके बारे में। कानूनी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमानों के संबंध में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जब भी कोई जातीय कानून होता था या जिस तरीके से भी होता था, तो वो हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। जबकि फौजदारी मुकदमों में क्या था? मुस्लिम कानून ही लागू किया जाता था। जो भी फौजदारी मामले थे मैंने आपको बताए हैं फौजदारी और दीवानी मामले क्या होते हैं। अगर आपने वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि फौजदारी और दीवानी मुकदमा जो होते हैं मामले वो क्या होते हैं। तो फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। आपको एक चीज़ पता होगी, लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि द्वैत प्रणाली क्या होती है। द्वैत प्रणाली का मतलब है जो भी राजस्व है, सैनिक है और जो विदेशी मामले हैं वो सब के सब किसके हाथ में चले जाते हैं? कंपनी के हाथ में चले गए थे। और बाकी शासन चलाने की जो बागडोर थी वो बचती थी नवाब के हाथ में। तो द्वैत प्रणाली बहुत ही घातक और बहुत ही खराब थी। तो इसमें क्या है कि 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया? द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया। और अब क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन की जो उत्तरदायित्व संभालने का आदेश इसे दे दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय कहाँ के उपदीवान थे? बिहार के। ठीक है ना, बिहार और बंगाल, ये आपको याद रखने हैं, कई बार पूछा जाता है। तो बिहार को इनको पद से हटा दिया गया था। किसने? वॉरेन हेस्टिंग ने। और रखा किसने था इनको? रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है ना, ये उपदीवान जो नियुक्त किए गए थे वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा करे गए थे और हटाए किसके द्वारा गए थे? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। अब और देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया था। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक बना दिया गया था।
क्या थे ये पहले, और इनको अब क्या बना दिया गया, मोहम्मद रजा खां को अब क्या नवाब का संरक्षक बना दिया था। पहले ये उपदीवान थे। इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए पहला मदरसा स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 1781 में पहला जो मुस्लिम शिक्षा का मदरसा था वो स्थापित किया था मोहम्मद रजा खां ने। इसी के समय में 1782 में जोनानाथ डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, ये भी और ये भी, दोनों में से कभी भी कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। जोनानाथ डक्कन के बारे में भी पूछा जा सकता है आपसे। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने की थी? इनका नाम अगर आता है, ईयर आता है, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि पहला मदरसा 1781 में, और इसी समय के बाद 1782 में जोनानाथ डक्कन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है। वारेन हेस्टिंग ने और क्या किया था, ये भी इनका बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। गीता के अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम बिलिंग्स ने। ये पूछा गया है एग्जाम में और कई बार पूछा जाता है और पूछा जा भी सकता है। तो ये पॉइंट्स आपको जहां पर भी आप लिखें जरूर लिख लेना कि गीता में अंग्रेजी का अनुवाद विलियम बिलिंग्स ने किया था, और किसके टाइम पे किया था? तो वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। इसी के समय सर विलियम जोन्स ने 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। और किस समय पर की थी? 1784 में। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन भी क्या करा दी थी? बंद करवा दी थी। इसी के समय में 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र, बहुत महत्वपूर्ण है, पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ये जितने भी मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस किए सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बार बार प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट ये बनता है ये प्रश्न आपके गलत बिल्कुल भी ना हो। जैसे भी आप लिखे, आप सीधा सा लिख लिया, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक हेडिंग डाली वारेन हेस्टिंग, लाइन बनाते जाइए, एरो बनाते जाइए, उसके किए गए जो जो भी काम महत्वपूर्ण है आप सारे यहाँ पर पॉइंटर वाइज करते जाइए। लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है। और देखते हैं वारेन हेस्टिंग ने इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष क्या होते थे? सहमत होते थे। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू रहता था। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अगर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना आपसे पूछी जाती है तो 1784 में हुई थी कलकत्ता में, और किसके समय पर हुई थी? वारेन हेस्टिंग के टाइम पर। और कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट था? 1774 का। इसमें सारे मुकदमे कलकत्ता के ही सुने जाते थे, लेकिन अगर कलकत्ता के बाहर का कोई मुकदमा सुनना है तो दोनों पक्षों की सहमति होना आवश्यक थी। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून ही लागू होता था। इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो था एलिजा इम्पे, पूछा गया है एग्जाम में, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा था। हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में फांसी की सजा दिलवा दी थी। पहला आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर 1782 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में वारेन हेस्टिंग के टाइम पर ही लड़े गए थे। मतलब पहला आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल और मैसूर युद्ध इन्हीं के टाइम पर लड़ा गया था। पहले आंग्ल मराठा युद्ध में जो सलवाई की संधि हुई थी वो भी इसी के टाइम पर हुई थी, और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मंगलौर की संधि हुई थी वो भी 1784 में 84 के द्वारा समाप्त हुई थी और इसी के टाइम पर की गई थी। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब देखते हैं इसके टाइम पर और एक चीज़, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में वारेन हेस्टिंग के समय ही पारित हुआ था। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी स्थापना की गई थी। हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की थी। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजबल्लभ था। तो इसमें देखिए जो जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैं सभी की सभी मैंने यहाँ पर लगभग डिस्कस कर दी थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था। महाभियोग किसके ऊपर लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग के ऊपर। परंतु 1795 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था। ऐसा ही होता था, कई बार जाते थे यहाँ से उनके ऊपर कोई मुकदमे दिखाने के लिए लगाए जाते थे, बट एग्जैक्टली कुछ भी ऐसा फॉलो नहीं होता था, उनको आराम से फ्रीडम मिल जाती थी और वो फ्री हो जाते थे। ठीक है।
तो ये चीज़ आपको समझ में आई। यहाँ पर मैंने आपके साथ वारेन हेस्टिंग से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने सभी के सभी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।